हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को डिटेल से समझने वाले हैं। यहाँ पर मैंने हिमालय की एक एक परत को इस तरह से ओपन और डिज़ाइन किया है कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपको सारी घाटियाँ, चोटियाँ और पर्वत श्रृंखलाएँ आसानी से समझ आ जाएगी और कम से कम रटना पड़ेगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस संपूर्ण क्षेत्रफल के 10.7% हिस्से पर पर्वतीय क्षेत्र मौजूद हैं। 27.7% हिस्सा पठारों से घिरा हुआ है और वहीं 18.6% हिस्सा पहाड़ियों से आच्छादित है और टोटल 43% हिस्से पर मैदान मौजूद हैं। दोस्तों, भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को टोटल 6 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग है दोस्तों उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को डिटेल से पढ़ते हैं। उसी के जस्ट नीचे आपको उत्तर का विशाल मैदान दिखाई पड़ेगा। भारत के मध्य में और दक्षिण की ओर बढ़ें तो यहाँ पर हमें प्रायद्वीपीय पठार दिखाई पड़ता है। चौथा हिस्सा है मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें हम थार मरुस्थल को डिटेल से पढ़ते हैं। इसके बाद पांचवा भाग है तटीय मैदान और छठा भाग है द्वीप समूह। देखिए, यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ेंगे, जिसमें हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन सभी को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, हिमालय पर्वत जो है वो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो पश्चिम से पूर्व तक इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। इसका जो आकार है वो धनुष के समान है, यहाँ पर आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें कि कौन कौन से देशों में हमें हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखाई पड़ती है, तो दोस्तों पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार जैसे देशों में हिमालय का विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। लोकेशन को अपने माइंड में रखना है। अगर हम हिमालय के विभाजन की बात करें कि इसको कैसे डिवाइड किया गया है, तो दोस्तों मेनली हिमालय को दो आधार पर डिवाइड किया गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर और नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर हिमालय को हम पंजाब हिमालय, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय के रूप में जानते हैं। वहीं उत्तर से दक्षिण की ओर जो हिमालय का विभाजन किया गया है उसको हम ट्रांस हिमालय, ग्रेट, लेजर और आउटर हिमालय के रूप में जानते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है। इनकी एक एक परत को हम ओपन करेंगे तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, एक एक चीज आपके माइंड में बैठने वाली है। सबसे पहले हम हिमालय के विभाजन में उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को किस तरह से डिवाइड किया गया है उसको जान लेते हैं। दोस्तों, हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर मेनली 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे आपको स्काई ब्लू कलर दिखेगा, इसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं और हिंदी में इसको बृहद हिमालय कहा जाता है। उसी के जस्ट नीचे आपको बैगनी कलर दिख रहा होगा, इसी को हम लेजर हिमालय कहते हैं और हिंदी में इसी को ही लघु हिमालय के रूप में जाना जाता है। इस लघु हिमालय या फिर लेजर हिमालय के जस्ट नीचे आपको आउटर हिमालय दिखेगा, जिसको हम शिवालिक के रूप में जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को मेनली 4 भागों में डिवाइड किया गया है और सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसका विस्तार मुख्य रूप से तिब्बत में है, इसी वजह से इसको तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है। अगर हम इसके निर्माण की चर्चा करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब हिमालय का निर्माण हुआ था उससे पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। जब हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्लेटें कैसे टकराती है, किस तरह से पर्वतों का निर्माण होता है, उसको जानेंगे। बस आपको यहाँ पर इतना अपने माइंड में रखना है कि ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो मुख्य हिमालय के निर्माण से पूर्व में या फिर पहले हो चुका था। इसके विस्तार की बात करें तो भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हमें ट्रांस हिमालय दिखाई देता है। यहाँ पर आपको लद्दाख दिख रहा होगा। तो ट्रांस हिमालय का विस्तार अगर भारत की बात करें तो सिर्फ लद्दाख में हमें दिखाई पड़ता है, यह मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। अब मुख्य हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से हिमालय आते हैं, तो ग्रेट, लेजर और आउटर, ठीक है, यानी बृहद हिमालय,
लघु हिमालय और शिवालिक, इनको मुख्य हिमालय कहा जाता है और ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं माना जाता। इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो तिब्बत में दिखाई पड़ता है और ये लगभग 1000 किलोमीटर तक लंबा है। ठीक है, इसी के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां आती है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो तिब्बत में है, इसी वजह से इसको तिब्बतीय हिमालय कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर सारी लोकेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पर ये वाला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भैया ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियाँ आती है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बच्चों को दिक्कत आती है। तो चलिए अब हम इन्हीं को समझते हैं। ट्रांस हिमालय की इन पर्वत श्रेणियों को समझने का सबसे आसान सा तरीका है कि आप इनको लोकेशन के माध्यम से देखें। देखिए, सबसे ऊपर है हमारा काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाई पड़ेगा, ये दब गया है, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आपको लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर ब्लैक कलर से जो माउंटेन बनाए हैं उनको कहा जाता है जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भैया काराकोरम का जो विस्तार है ना, उसी को हम तिब्बत वाले इलाके में कैलाश पर्वत श्रेणी के रूप में जानते हैं। तो आपको यहाँ लोकेशन अच्छे से समझ आ गई। अगर ये नहीं आई हो ना तो ये वाली देख लेना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, सबसे ऊपर काराकोरम है तो पहले हम काराकोरम पर्वत रेंज को ही पढ़ लेते हैं। दोस्तों, काराकोरम जो रेंज है ना, इसी को ही कृष्णागिरी रेंज भी कहा जाता है। तो ये नाम आपने शायद कम सुना होगा, इसको अच्छे से याद रखना है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। तो भैया इसको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है, हमारी आंखें यहाँ पर देख रही है कि सबसे ऊपर काराकोरम है। दूसरा पॉइंट है कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है काराकोरम, तो ये भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ट्रांस हिमालय की काराकोरम। ये वाला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये वाला प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो आपको ये समझ आ गया। थोड़ा सा और जानते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में। दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है K2, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। अब आपके मन में आएगा कि सर K2 ये क्या नाम है, तो देखिए K से हो गया काराकोरम और ये 2 है। देखिए काराकोरम में कई सारी चोटियां हैं जैसे K1, K2, K3, K4। तो देखिए ये जो K2 है वो सबसे ऊंची चोटी है। ओके, आपको ये समझ आ गया कि इसका नाम K2 क्यों रखा गया, और K2 को ही गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है क्योंकि एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसने यहाँ पर सबसे पहले सर्वेक्षण किया था, उसका नाम था गॉडविन, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया गॉडविन ऑस्टिन। अब आपको ये समझ आ गया कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, और इसी को ही गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। ये नाम क्यों पड़ा ये भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों, ये जो K2 है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हालांकि पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है। इस चोटी की ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, ऊंचाई को आपको अच्छे से याद रखना है। एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो अपना काराकोरम पर्वत श्रेणी है यहीं पर लद्दाख में, ठीक है, ये लद्दाख में फैला हुआ है। तो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर आपको दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा और हम इसके बारे में जानते हैं क्योंकि काराकोरम से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, यहीं से नुब्रा नदी निकलती है, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि नुब्रा नदी का उद्गम स्थान कौन सा ग्लेशियर है। दोस्तों, ये काराकोरम है, उसी के जस्ट नीचे हमें लद्दाख पर्वत श्रेणी मिलेगी, तो इन दोनों के बीच में हमें नुब्रा घाटी दिखाई पड़ती है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद 2 पॉइंट और काफी महत्वपूर्ण है। तिब्बत में काराकोरम को कैलाश श्रेणी भी कहा जाता है। जिस तरह से सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम में है, उसी तरह से बहुत सारे ग्लेशियर हमें काराकोरम में दिखाई पड़ते हैं, जैसे बालतोरो ग्लेशियर, रेमो, बियाफो, पुनमा, हिस्पर और बतूरा। तो उम्मीद करता हूँ आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लद्दाख पर्वत श्रेणी को समझ लेते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मेनली 3 पर्वत श्रेणियाँ आती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम तो हमने पढ़ लिया, अब लद्दाख को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, लद्दाख पर्वत श्रेणी की लोकेशन मैंने यहाँ पर डिजाइन कर दी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, तो ये तो हम आसानी से देख सकते हैं। ऊपर है काराकोरम, उसी के जस्ट नीचे है लद्दाख पर्वत श्रेणी।
लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही राकापोशी शिखर स्थित है, यानी राकापोशी चोटी स्थित है। और ये जो राकापोशी शिखर है ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, यानी ये एक ऐसी चोटी है कि यहाँ से अगर कोई गिरेगा तो लुढ़कते हुए नहीं गिरेगा, यहाँ से सीधा धम से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोशी शिखर। और कहाँ पर है? लद्दाख पर्वत श्रेणी में। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हम लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में समझते हैं। देखिए, ये है हमारी लद्दाख पर्वत श्रेणी। उत्तर में है श्योक नदी और दक्षिण में है हमारा सिंधु नदी। तो जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है वो श्योक और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। सिंधु नदी के अगर हम उद्गम की बात करें तो सिंधु नदी तिब्बत के पठार में एक ग्लेशियर है जिसको हम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है इसी ग्लेशियर से होता है। सिंधु नदी जो है दोस्तों उद्गम के बाद में उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा जास्कर पर्वत श्रेणी। तो सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और याद रखना है, ये हमारा क्या है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? काराकोरम। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर लद्दाख का पठार आपको दिखाई पड़ेगा। और ये जो पठार है दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगर आपको ये समझ नहीं आया हो ना तो एक बार वापस से बेक कर लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद लद्दाख के बाद है जास्कर। ठीक है, हमने काराकोरम पढ़ लिया, काराकोरम के बाद में हमने लद्दाख पढ़ लिया, लद्दाख के बाद में अब हम जास्कर पर्वत श्रेणी को पढ़ लेते हैं। जास्कर पर्वत श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये हम वैसे भी समझ चुके हैं। सबसे ऊपर क्या है? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। ठीक है, और यहाँ पर कुछ दर्रे हैं जैसे सिपकिला, लिपुलेख, माना और पेंजी। जब हम दर्रों को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर इन दर्रों को डिटेल से समझेंगे क्योंकि बहुत सारे दर्रे हैं और उन्हें भी दोस्तों मैं इसी तरह से सारी चीज़ों को मैप से डिज़ाइन करूँगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है कामेत चोटी। इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि भैया ये जो कामेत चोटी है ना ये अपने यूके में स्थित है, यानी उत्तराखंड में। ठीक है, और जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर हमने ट्रांस हिमालय को डिटेल से पढ़ लिया। ये लगभग 1000 किलोमीटर लंबा है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को पढ़ लिया और काराकोरम का ही विस्तार है अपना कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा ट्रांस हिमालय हो गया। अब हम ग्रेट हिमालय या फिर महान हिमालय को पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो ग्रेट हिमालय है ना इसको हम बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ग्रेट हिमालय के बहुत सारे नाम हैं। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरुआ तक ये विस्तारित है, यानी ये फैला हुआ है। कहाँ से फैला हुआ है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां है वो हमारे ग्रेट हिमालय में ही स्थित है। सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट है जिसको नेपाल में सागर माथा के रूप में जाना जाता है। अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट दिखाई देगा और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसके बाद कंचनजंगा है जो कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। इन सभी को हम देखेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कौन से पर्वत श्रृंखला में है? ग्रेट हिमालय में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो ग्रेट हिमालय है ना यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर जमा कर दिखाइए। तो ग्रेट हिमालय की पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम निम्नलिखित है ना। ये मैंने लिख भी दिया है लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है, लोकेशन देखना है। पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले पर्वत श्रेणी दिखाई देगी नामचा बरुआ। उसके बाद में हमें कंचनजंगा, कंचनजंगा के जस्ट बाद मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत और नंगा पर्वत। यानी हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो सबसे पहले नामचा बरुआ, ठीक है, फिर कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा के बाद में धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत और नंगा पर्वत। ये आपने अच्छे समझ लिया। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये पर्वत श्रेणियाँ कहाँ कहाँ पर स्थित है। यानी ये जो नामचा बरुआ है ना या फिर इसको नामचा बर्मा भी कहा जाता है, तो ये जो नामचा बरुआ है ये अपने अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
ठीक है। कंचनजंगा हमारे सिक्किम वाले इलाके में हमें दिखाई पड़ेगा। मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी ये सब नेपाल में स्थित है, ठीक है, पर्वत श्रेणियाँ। इसके बाद नंदा देवी हमारे यूके में और कामेत भी हमारे उत्तराखंड में ही स्थित है। नंगा पर्वत जो है उसकी लोकेशन है पीओके में। तो आपको लोकेशन अच्छे से समझ आ गई। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि भैया ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, इसको तिब्बती भाषा में चोमो लुंगमा कहा जाता है। इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। इसके बाद एक और पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है कि भैया उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर मेनली दो ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक है गंगोत्री और दूसरा है यमुनोत्री। अगर हम हिमालय की हाईएस्ट पीक इन इंडिया की बात करें तो पहला स्थान आता है K2 का, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, लेकिन अधिकांश परीक्षा में इसको सही नहीं माना जाता है क्योंकि इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। पहला स्थान आता है कंचनजंगा का, दूसरे नंबर पर है नंदा देवी और तीसरे नंबर पर है कामेत। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने ग्रेट हिमालय को बहुत ही विस्तार से समझ लिया, एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर कोट कर दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लेज़र हिमालय को पढ़ने वाले हैं, जिसको लघु हिमालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपको लेज़र हिमालय की लोकेशन अच्छे से दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है। ये सब क्यों लिखे हैं, इनका महत्व क्या है, इनको मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये लेज़र हिमालय है, इसी के जस्ट ऊपर हमने अभी हाल ही में ग्रेट हिमालय पढ़ लिया, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर था हमारा ट्रांस हिमालय। इसके नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर है शिवालिक रेंज। इन सभी को हम डिटेल से देखेंगे। चलिए लेज़र हिमालय को थोड़ा सा हम विस्तार से पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो लेज़र हिमालय है इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय या फिर निचला हिमालय। इसी को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके दक्षिण में शिवालिक है और उत्तर में अपना ग्रेट हिमालय है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर ये जो लेज़र हिमालय है, यहाँ पर कश्मीर घाटी है। तो ये जो कश्मीर घाटी है यहाँ पर झीलों के निक्षेप पाए जाते हैं और इन्हीं को करेवा कहा जाता है। ये जो करेवा है वो केसर, बादाम, अखरोट और सेब की खेती के लिए अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पर आपको एक और पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि इस पर्वत श्रेणी के ऊंचे ढलानों पर शंकुधार वन पाए जाते हैं और निचली ढलानों पर घास के मैदान मौजूद होते हैं। इन्हीं घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग, और उत्तराखंड में इनको बुग्याल या फिर पयार के रूप में जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। थोड़ा सा और हम इस लघु हिमालय के बारे में जानते हैं। इस लेज़र हिमालय में कुछ पशुपालक जातियाँ पाई जाती है जिनको कश्मीर में गुज्जर या फिर बकरवाल कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इनको गद्दी कहा जाता है, सिक्किम में इनको लेप्चा के रूप में जाना जाता है और दार्जिलिंग में इनको भूटिया कहा जाता है। इस श्रेणी में पीर पंजाल और बनिहाल जैसे दर्रे मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जब हम दर्रों को पढ़ेंगे ना तो उसी तरह से लोकेशन के हिसाब से मैं एक एक चीज़ को विस्तार से आपको बताऊँगा, तो उनकी चिंता करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे पश्चिम में है पीर पंजाल, इसके बाद में धौलाधर, नाग टिब्बा, और ये सब कहाँ पर है मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल वाले इलाके में है, ठीक है। धौलाधर जो पर्वत श्रेणी है वो हमें हिमाचल प्रदेश में दिखाई पड़ेगी। नाग टिब्बा यूके यानी उत्तराखंड में हमें दिखाई पड़ेगा। मसूरी, महाभारत रेंज और दार्जिलिंग। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको अपने माइंड में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम शिवालिक रेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं ताकि आपको पूरी चीज़ें रिकॉल हो जाए और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए कहाँ गया वो पेज, ये रहा। सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में हमने पढ़ा ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय या फिर लेज़र हिमालय, और अब हम आउटर हिमालय को पढ़ने वाले हैं जिसको शिवालिक रेंज कहा जाता है। ये वाला जो एरिया है इसको पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है और इनको अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब हम आउटर हिमालय को पढ़ेंगे जिसको क्या कहा जाता है, शिवालिक रेंज। दोस्तों ये जो शिवालिक रेंज है ना, इसे हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला माना जाता है। यह मुख्य हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। तो ये आपको वैसे भी समझ आ गया होगा कि मेन हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है, ग्रेट हिमालय, लेज़र हिमालय और शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज जो है वो मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। शिवालिक श्रृंखला हिमालय की अन्य श्रृंखलाओं की तुलना में
कम ऊंची है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव और उनमें बलन पड़ा, इस वजह से इस शिवालिक रेंज की उत्पत्ति हुई। विस्तार की बात करें तो पाकिस्तान के पोडवार के पठार से लेकर असम के देहांग तक शिवालिक रेंज का विस्तार है। यहाँ पर आपको पाकिस्तान का पोडवार पठार दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर आपको दोस्तों देहांग रिवर दिखाई पड़ेगी, जिसको ब्रह्मपुत्र रिवर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो पोतवार के पठार से लेकर देहांग रिवर या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर तक शिवालिक रेंज का विस्तार है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कुछ छोटी छोटी घाटियां हैं। ये अपना शिवालिक है और ये अपना लघु हिमालय है। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी घाटियां हैं जिनको पश्चिम में दून कहा जाता है और पूर्व में द्वार कहा जाता है। ये घाटियां शिवालिक पर्वतमाला के मुड़ने से बनती है। तो आपको ये समझ आ गया कि भैया इन घाटियों का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि शिवालिक पर्वतमाला जो है वो मुड़ गई थी। इनमें उपजाऊ मिट्टी होती है जो कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये जो दून है ना, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे देहरादून, और ये जो द्वार है उसका उदाहरण है हरिद्वार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और शिवालिक रेंज को हम समझते हैं। दोस्तों, शिवालिक का निचला भाग तराई कहलाता है। यहाँ पर एक और पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भैया हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले इलाके में मानसून के दौरान शिवालिक में कुछ अस्थायी धाराएं बन जाती हैं नदियों की, जिनको चोस कहा जाता है। शिवालिक को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे शिवालिक को जम्मू में कहा जाता है जम्मू हिल्स, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, उत्तराखंड में इसको जाना जाता है दुधवा हिल्स के रूप में। ठीक है, नेपाल में शिवालिक को कहा जाता है चुरिया घाट हिल्स। वहीं अपने अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में डाफला, मिरी, अबोर और मिशमी के रूप में शिवालिक पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, उससे मैं समझ पाता हूँ कि मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं आ पा रहा है। क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो उसी आधार पर नेक्स्ट वीडियो बन पाएगी। लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो मैं कैसे समझूंगा कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आ रही है और कौन सी नहीं आ पा रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि महान हिमालय और लघु हिमालय जो है ये दोनों MCTZ से अलग होते हैं। उसी तरह से आपने ये भी सुना होगा कि भैया लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में MBT मौजूद है, और आपने रटने का प्रयास किया होगा लेकिन समझने की कोशिश नहीं की होगी। यहाँ पर मैंने पूरा हिमालय ही इसी तरह से डिज़ाइन किया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सके। देखिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इनका आखिरकार मतलब क्या है, इनको इस तरह से लिखा ही क्यों गया है। तो देखिए, ITSZ का पूरा नाम होता है इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन। देखिए, ये वो जगह है जहां पर पहली बार भारतीय प्लेट और यूरेशिया जो प्लेट है वो टकराई थी। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। अब MCTZ ये क्या है? तो देखिए, इसका पूरा नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन। अब ये क्या है? तो देखिए, ये जो MCTZ है ना, ये वो जगह है जहां पर हिमालय की परतें बहुत ज़्यादा दब गई थी और धीरे धीरे पर्वत ऊंचे होने लगे थे। MBT की बात करें तो इसका पूरा नाम है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये वो जगह है जहां पर पुरानी और नई पर्वत श्रृंखलाएं आपस में मिलने लगी थी। HFF की बात करें तो इसका पूरा नाम है हिमालयन फ्रंटल फोल्ट। तो इसका मतलब है दोस्तों कि भैया यहाँ से जो है वो मैदान की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये ग्रेट हिमालय है, ये लघु हिमालय है और ये शिवालिक रेंज है। और यहाँ से परीक्षाओं में सीधे तौर पर प्रश्न पूछा ही जाता है कि भैया ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय दोनों काई से अलग होते हैं? MCTZ से। ये अपना तिब्बत का पठार है और ये अपना गंगा का मैदान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा ऊंचाई की बात कर लेते हैं, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और ये औसत ऊंचाई है, यानी एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, औसत ऊंचाई ही हमेशा मापी जाती है। तो सबसे पहला है अपना ट्रांस हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 3000 मीटर, लेकिन इसकी कुछ चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई इससे भी ज़्यादा है। जैसे K2 की बात करें तो 8611 मीटर उसकी ऊंचाई है। महान हिमालय यहाँ पर आपको स्काई ब्लू कलर से दिखेगा, है ना। मैंने इसी तरह से डिज़ाइन किया है ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें छप जाए। इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर। इस तरह से याद रखिए, 6100 मीटर याद रखेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, मध्य या फिर लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है 3.5 से 4.5 मीटर। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया इसमें तो ऐसा दिया है, इसमें तो ऐसा दिया है। सभी किताबों में अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया गया है।
ठीक है, यहाँ पर हम औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट ऊंचाई कोई भी किताब आपको नहीं बता सकती। शिवालिक पर्वतमाला की औसत ऊंचाई की बात करें तो ये है अपनी 600 से 1500 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का किस तरह से विभाजन किया गया है उसको देख लिया है। अब हम नदियों के आधार पर किस तरह से हिमालय को विभाजित किया गया है उसकी बात कर लेते हैं। और नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया गया है इसी को प्रादेशिक विभाजन के रूप में हम जानते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है वो नदियों के आधार पर सिडनी बोराड ने किया था। इन्होंने हिमालय को नदी घाटियों के आधार पर 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग हैं? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल और असम हिमालय। देखिए, सिंधु नदी से लेकर जो सतलुज नदी है इनके बीच का जो हिमालय है इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलुज से काली नदी के बीच वाले हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। फिर काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता से लेकर देहांग रिवर या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर इसके बीच में जो हिमालय है इसको कहा जाता है असम हिमालय। आपको अगर क्रम याद नहीं होता है तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं, पकना पी से हो गया पंजाब हिमालय, के से अपना कुमाऊं हिमालय, ना से नेपाल और ए से असम हिमालय। पकना याद कर लो तो आपको नदियों के आधार पर जो विभाजन किया गया है या फिर जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हिमालय की जो परतें हैं वो अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका पीडीएफ किस तरह से आप तक पहुँचेगा इसके बारे में मैं प्लान कर रहा हूँ। तब तक आप एरेटाई ऐप को ज्वाइन कर लीजिए जो कि व्हाट्सएप की तरह ही है और भारत का स्वदेशी ऐप है ना। भारत सरकार उसको प्रमोट भी कर रही है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आपको सूचना मिल जाएगी कि इसका पीडीएफ किस तरह से आपको अवेलेबल हो जाएगा। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल, तो आप सीधा सर्च कर सकते हैं या फिर उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोनों जगह पर आपको सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी कि इसका जो पीडीएफ है वो किस तरह से आपके पास में अवेलेबल हो पाएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छे से सारी चीज़ों को सुना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।